नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने अपने लास्ट इंस्ट्रूमेंटल द मूनलाइट में किस तरीके से -6 LUFS तक की लाउडनेस अचीव की। दोस्तों, आज का जो प्रोजेक्ट है मैंने एबल्टन लाइव पर बनाया था, तो जो भी आपको मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूं वो मैं एबल्टन लाइव पर देने वाला हूं। हालांकि मैंने कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स का भी यूज़ किया है, लेकिन अगर आप FL स्टूडियो पर वर्क करते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। आप जो वर्क मैंने यहाँ पर किया है वो वर्क आप FL स्टूडियो में भी कर सकते हो, और जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ किए हैं वो जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं सेम टू सेम आपको FL स्टूडियो में काम में लेने हैं। यहाँ पर मैंने लेवल्स प्लगइन को एक बार आपको ओपन करके दिखाया है। लेवल्स प्लगइन में मैंने प्रीसेट जो यूज़ किया है वो क्रेज़ी लाउड वाला यूज़ किया है। मास्टरिंग के अंदर जाके आपको मिल जाता है क्रेज़ी लाउड। जब भी आप अपने सॉन्ग को लाउडेस्ट मिक्स करना चाहते हो तो आपको इस प्रीसेट के अंदर चेक करना है। लेवल्स प्लगइन का ट्यूटोरियल मैंने कम्प्लीटली एक वीडियो में बनाया हुआ है, और उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में ये जो आई वाला बटन है यहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने ये सारे मॉड्यूल्स डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं बस आपको एक शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि अगर मेरे सॉन्ग में कुछ भी मास्टरिंग के बाद परेशानी है और उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो मॉड्यूल रेड हो जाएगा लेवल्स प्लगइन के अंदर। तो मेरे को बाद में उस मॉड्यूल को फिक्स करना है। सब चीज़ें मैं इसमें आपको टेस्ट कराऊंगा एक बार प्ले करके। अगर इस मॉड्यूल में कोई भी चीज़ रेड नहीं हो रही तो मतलब मेरा ओवरऑल आउटपुट अच्छा जा रहा है। तो चलिए एक बार हम अपने सॉन्ग को टेस्ट कर लेते हैं इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। मैं आपको पूरा सॉन्ग नहीं सुनाने वाला हूँ, मैं बस आपको ये शो करने वाला हूँ कि अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो जो शॉर्ट टर्म LUFS वैल्यू आ रही थी वो -4.6 या 4.5 तक पहुँच रही थी। और अगर आपको मैं दूसरे प्लगइन यूलिन लाउडनेस मीटर में ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वैल्यू आपको -4.7 LUFS तक दिख रही है, और जो कंप्लीट ओवरऑल लाउडनेस है वो -6.1 इधर शो रही है और -6.1 LUFS यहाँ पर भी शो रही है। तो मतलब इतनी लाउडनेस मैंने अचीव कर ली थी। ये दोनों प्लगइन्स लाउडनेस को मीटर करने के यूज़ में आते हैं, लाउडनेस को मेज़र करने के यूज़ में आते हैं, और इनका वॉल्यूम लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बस मैंने आपको टेस्ट कराने के लिए ओपन किए हुए थे। मेन जो फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है इन दोनों प्लगइन्स में। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इन दोनों प्लगइन्स को डिसेबल करने के बाद एक बार मिक्सर में आपको मेरा आउटपुट कितना आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मास्टर मिक्सर, और आपको अब ये दिखाने वाला हूँ कि मास्टरिंग से जस्ट पहले मेरा क्या आउटपुट लेवल आ रहा था।
तो आप देख सकते हो जो मेरी मास्टरिंग से जस्ट पहले जो आउटपुट आ रहा था वो -6.97 dB का आ रहा था, मतलब -7 हम मान सकते हैं। ये ओवरऑल जो मिक्सिंग का आउटपुट मेरा पहुंच रहा था मास्टरिंग वाले मिक्सर के अंदर, वो -7 dB का पहुंच रहा था। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ग्लू कंप्रेसर को यूज़ किया है। आप कोई भी थर्ड पार्टी ग्लू कंप्रेसर प्लगइन ओपन कर सकते हैं FL स्टूडियो के अंदर भी, और देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू रखी है। यहाँ पर अटैक की वैल्यू मैंने बहुत कम रखी है और रिलीज़ की वैल्यू मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है, और जो रेशो रखा था वो 10 के आसपास रखा था। और बस ये जो नॉब है ये दिखाती है आपको गेन रिडक्शन को दिखाती है। परमानेंटली ये नॉब राइट की ओर नहीं रहनी चाहिए, इसका मतलब आपका परमानेंट गेन रिडक्शन हो रहा है, जो कि गलत होता है। बस ये नॉब ऊपर की ओर मूव करती रहनी चाहिए, जिससे आपका कहीं कहीं पर ही कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है जो आपको दिखाता है। परमानेंट गेन रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम लेवल कम कर लेना चाहिए। तो मैं एक बार आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं अभी सॉन्ग का बीच का हिस्सा कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं आपको ये मैं लूपिंग पे लगा देता हूँ। इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का सा इस तरीके से राइट की ओर मूव कर रहा है। इसमें जो रिलीज़ की वैल्यू है वो ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे बैक में आता है। तो ये मैंने ग्लू कंप्रेसर को यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया था। ये मैंने जो प्रीसेट यूज़ किया है ये एबल्टन लाइव के अंदर ही बना बनाया प्रीसेट आता है, और इसका नाम है मास्टरिंग मेक इट लाउड नाम से है ये प्रीसेट। इसमें मैंने बस थ्रेशोल्ड को सेट किया हुआ है, और बस बाकी सारी वैल्यू मैंने जो उस प्रीसेट के अकॉर्डिंग है वो ली हुई हैं। अब मैं आता हूँ ओजोन के अंदर, और यहाँ पर मैं ओजोन की सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद आप देखो कि ओजोन ओपन हो रहा है, और ओजोन के अंदर मैंने डायनेमिक्स में काम किया हुआ है। मैंने इनको 4 बैंड्स में बांटा। मैंने इनका डायनेमिक कंप्रेशन किया हुआ है, आप देख सकते हो अलग अलग बैंड्स में मैंने। आप देखो मैंने एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 2:1 से ज़्यादा कहीं भी कंप्रेशन नहीं किया है। आप देख लो 2:1 का ही किया हुआ है। अगर मास्टरिंग में आपको कंप्रेशन इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने मिक्सिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम करी है। मास्टरिंग में आपका जो आउटपुट है ना वो आपको सुनाई अच्छा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मास्टरिंग में आप ये सोचो कि मैं कोई इफेक्ट लगा दूंगा उसके बाद मेरा आउटपुट अभी जो मिक्सिंग में जो आ रहा है उससे बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। सारी चीज़ें आपको मिक्सिंग में ही ध्यान रखनी चाहिए। मिक्सिंग में सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी तो आपकी मास्टरिंग में आउटपुट बस आपका लाउडनेस के ऊपर आप ध्यान दे पाओगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर EQ को तो यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को EQ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें। और यहाँ पर मैंने डायनेमिक EQ का यूज़, डायनेमिक कंप्रेशन का यूज़ किया, मल्टी बैंड डायनेमिक कंप्रेशन। तो मैंने आपको एक बार मैं वैल्यू दिखा देता हूँ एक साथ सभी बैंड्स की, और यहाँ पर इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये सारे बैंड्स आपको एक साथ दिखेंगे। आप देख सकते हो मैंने लिमिटर कहीं कहीं इतना नीचे कर दिया, लेकिन ये लिमिटर भी काम में नहीं हो रहा है, काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी वैल्यू मेरी पहुँच ही नहीं रही है। बाकी जगह तो मैंने लिमिटर को भी नीचे नहीं किया हुआ है। मेन यहाँ पर कंप्रेशन ही हो रहा है, और कंप्रेशन की वैल्यू आप देख सकते हो 2:1 का है, जो बहुत ही हल्का सा कंप्रेशन है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं एक बार आपको ये जो और मॉड्यूल हैं ओजोन के अंदर, इनको मैं आपको डिसेबल करके सुना रहा हूँ कि साउंड अभी कैसा साउंड आ रहा है। मैं आपको बीच वाले पार्ट से प्ले करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो सेंटर में आपको दिखता है वो दिखाता है आपको गेन रिडक्शन कितना हो रहा है। तो आप देखना कोई भी गेन रिडक्शन मेरा परमानेंट नहीं है, और जैसे जैसे वैल्यू आती है केवल उधर ही वो गेन रिडक्शन अप्लाई होता है। कंप्रेसर को सही तरीके से अप्लाई करने का तरीका यही है कि आपका जो गेन रिडक्शन है वो परमानेंट नहीं हो। मैं आपको एक और बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये सेंटर में ये जो आपको दिख रहे हैं ना दो लेफ्ट और राइट, ये जो फेडर, ये जो मेज़रमेंट के लिए आप कह लो कि मीटर दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में आप देखना। ऐसे ही यहाँ पर भी देखना आप, और बाकी जो लेफ़्ट और राइट में इनके बगल में दिए हुए हैं, इनके साइड में दिए हुए हैं, ये आपको जो आपका सिग्नल है कंप्रेशन वाला उसका आउटपुट दिखा रहा है।
1:1 का जो मैंने कंप्रेशन किया है, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ज़्यादा साउंड कंप्रेस नहीं होता है। ओवरऑल बस हल्का फुल्का वो ग्लू कंप्रेसर की तरह ही वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक्साइटर को यूज़ किया हुआ है। एक्साइटर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये हार्मोनिक एक्साइटर की तरह वर्क करता है। यहाँ पर एक एनालॉग मॉड्यूल मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए हैं, क्या किस तरीके का साउंड करता है इसको मैं बताऊंगा भी, तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। बेहतर है कि आप इन चीज़ों को अप्लाई करके समझो कि किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। ये क्या करता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ में साउंड को जनरेट करता है सैचुरेटर की तरह। तो यहाँ पर आप 100% मिक्स करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अनोइंग सा लगने लगे। तो आप ये इनको मिक्स करके देखो, अमाउंट कितना आप अप्लाई कर रहे हो और कितना % आप मिक्स करना चाहते हो। इन दोनों के बीच में आप थोड़ा सा घूमो, है ना। आप चाहो तो प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो इनके अलग अलग, मैंने नहीं यूज़ किया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका लो एंड है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए एक्साइटर का यूज़ करने की वजह से, तो आप मल्टी बैंड एक्साइटर भी बना सकते हो इसे। यहाँ पर आप इस तरीके से प्लस का क्लिक करोगे तो आपका एक और बैंड बन जाएगा। ये बन गया और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ये बैंड है, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। यहाँ पर आप अभी ये जो बना हुआ है इसमें यहाँ पर अप्लाई दिखा रहा है, ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है। तो मैं अगर लो एंड में नहीं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको जीरो कर सकता हूँ, मिक्स को जीरो कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ओवरऑल में अप्लाई करना था, इसलिए मैंने इस तरीके का ये बैंड बनाया। आपके लो एंड में अगर परेशानी आ रही है, आप लो एंड में एक्साइट मत करो और जो बाकी जो बचा कुचा बैंड है उसमें एक्साइट करो। और अब मैं इमेजर पे आता हूँ। इमेजर को मैं हर बार चेक करता हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसीज़ जो भी साउंड की आ रही हैं उनमें कोई साउंड में इशू तो नहीं है। यहाँ पर 3 बैंड हो रहे हैं, तीनों बैंड्स में मैंने चेक किया हुआ है। देखो ये वाला जो बैंड है इसको लो बैंड बोलते हैं, ये वाला है जो मीडियम बैंड, और ये है हाई बैंड। 4 बैंड बना सकते हो आप इसके अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 बैंड बनाए हैं जिससे थोड़ा सा टाइम की दिक्कत नहीं हो मेरे को। और एक एक बैंड में आपको देखना है कि आपका ये जो वैल्यू है, कोरिलेशन मीटर है, वो 0 से नीचे नहीं जाए। और खासकर कि लो बैंड है उसमें आपका +1 के पास ही रहे। लो बैंड में आपको ध्यान रखना है ना। और मिड बैंड में आपका ये बीच में रहे और हाई बैंड में आपका 0 के पास रहे, लेकिन 0 से नीचे कैसे भी नहीं जाए। अगर 0 से नीचे जा रहा है मतलब फेसिंग का इशू आएगा और आपके जो साउंड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, अगर वो किसी मोनो स्पीकर में प्ले होंगे तो मैं आपको अभी एक बार ये लो एंड वाला दिखा देता हूँ। पूरा तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा वीडियो में। तो ये रहा लो बैंड, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सोलो कर दिया है, आपको केवल यही सुनाई देगा। आप इसका कोरिलेशन मीटर देखना। चलो मैं आपको पूरा सुना देता हूँ, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पूरी जानकारी तो अभी मिल जाएगी। ये है मीडियम बैंड, और ये है हाई बैंड। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो हाई बैंड में भी 0 और 1 के बीच में ही रहा है। मैं इसमें हाई बैंड को और ज़्यादा फैलाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये अपने साउंड को जिस तरीके से मैं पसंद करता हूँ उस हिसाब से रखा हुआ है। लेकिन आप चाहें तो हाई बैंड को और एक्सपेंड कर सकते हो इस नॉब का यूज़ करते हुए। ये मैंने अपने साउंड की पसंद के हिसाब से रखा है ना ये। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हाई बैंड को आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका 0 के आसपास आए, तो जिससे स्टीरियो विड्थ आपको हाई बैंड में ज़्यादा दिखने को मिलती है। लेकिन मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने नहीं किया है ना। ये आप पर डिपेंड करते हैं। ये मैंने एक आपको जनरल डिसीजन बता दिया और आपके साउंड की सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन रखना है वो आपको बता दिए। अब मैं यहाँ पर विंटेज लिमिटर पे आता हूँ। मैंने 2 तरीके के मैक्सिमाइज़र यहाँ पर यूज़ किए हैं। मैक्सिमाइज़र भी यहाँ पर एक तरीके का लिमिटर है, एक विंटेज लिमिटर मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने थ्रेशोल्ड थोड़ी सी दी है और उसके ऊपर मैंने सीलिंग -1 की लगाई है। तो अभी आपको थोड़ा सा सॉन्ग में लाउडनेस मिलेगी। मैंने यहाँ पर 3 मॉड्यूल दिए हुए हैं, आपको अगेन तीनों मॉड्यूल पर सुन के चेक करना है। मैंने मॉडर्न वाला मॉड्यूल लिया है, इसको मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस मॉड्यूल से थोड़ा सा साउंड बढ़ा और उसके बाद मैंने मैक्सिमाइज़र लगाया और मैक्सिमाइज़र के अंदर मैंने ये सेटिंग रखी हुई है। ये सारी सेटिंग आपको टेस्ट करके देखनी है। यहाँ पर जैसे ट्रांजिएंट एम्फेसिस है, अगर आपके साउंड में पंचीनेस हल्की फुल्की कम हो गई है ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से, तो आप इसको बढ़ा सकते हो।
इससे आपकी जो किक और जो ट्रांजिएंट वाले साउंड होते हैं वो थोड़ा सा निखर के आ जाएंगे। ये वही थ्रेशोल्ड है जो लिमिटर में आपको मिलती है। सीलिंग है, मैंने -0.3 dB की रखी हुई है। वो ट्रू पीक को एक्टिवेट किया हुआ है, मतलब इस सॉफ्टवेयर में जो आपको ट्रू पीक दिख रही है, जो आपको मास्टर के इस फेडर में दिख रही है, वो ट्रू पीक नहीं होती। ट्रू पीक होती है जो फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म में या MP3 फॉर्म में एक्सपोर्ट होने के बाद आता है, वो होती है ट्रू पीक। तो मैंने उसमें -0.3 dB की लगाई हुई है, तो आप इस तरीके से ट्रू पीक को एक्टिवेट कर सकते हो। और फास्ट और स्लो है ये एक तरीके से जो आप लिमिटर को अप्लाई कर रहे हो उसका नेचर डिसाइड करती है। ट्रांजिएंट ये है स्टीरियो इंडिपेंडेंस के लिए। ट्रांजिएंट और सस्टेन में अगर आपके लेफ़्ट और राइट में अगर साउंड अलग ऊपर नीचे आ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग साउंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर स्टीरियो इंडिपेंडेंस का यूज़ कर सकते हो। और आपको ये सभी टेस्ट करके देखने हैं इनका क्या काम है एग्जैक्टली, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता। ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। अभी आपको मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मेरी RMS वैल्यू कितनी आ रही है और जो पीक्स हैं वो कितनी आने वाली हैं। देखो मेरी पीक्स हैं वो आउटपुट में आपको -0.3 dB तक दिख रही हैं और RMS वैल्यू आपको -4 dB तक की दिख रही हैं। तो कई लोगों के साथ दिक्कत यही आती है कि उनकी RMS वैल्यू अटकती है -7 dB तक, और जो उनकी LUFS वैल्यू है वो -12 तक अटकती है। उसके बाद वो जैसे ही कंप्रेशन करना चाहते हैं, लिमिटिंग करना चाहते हैं और ज़्यादा मैक्सिमाइज़र का यूज़ करना चाहते हैं, उनका डिस्टॉर्शन में बदल जाता है। आप देख सकते हो मेरा नहीं बदल रहा। सेम आप देखोगे आपका जो मिक्सिंग के बाद जो आउटपुट आ रहा था मेरा भी वैसा ही था, लेकिन मैंने इन चीज़ों का यूज़ किया तो मेरा मास्टरिंग के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ तक पहुँच गया है। आप कहाँ गलती करते हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा। सब चीज़ें आप जानो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये आपको सुनने में पता लगना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने मैक्सिमाइज़र है, लिमिटर है, इमेजर है, एक्साइटर है, डायनेमिक्स का है, ये सभी मैंने पहले भी डिस्कस करी हुई हैं। मैं हर बार कोशिश करता हूँ मैं पहले से ज़्यादा लाउड मिक्स करूँ। अब लाउड मिक्स करने में एक परेशानी और है, हमारी जो सॉन्ग की ओवरऑल डायनेमिक्स हैं उनको खतरा होता है, हमारा सॉन्ग फ्लैट हो जाता है। लेकिन लाउडनेस हमारी तब ही बढ़ेगी जब हमारे सॉन्ग में डायनेमिक्स कम है। अब ये चीज़ें एक दूसरे से लड़ती तो रहती हैं, और मैंने आपको लाउडनेस वार के बारे में भी एक वीडियो बना के बताई थी, और उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें क्यों खतरा हैं एक दूसरे के लिए। तो उस वीडियो की भी मैं लिंक आपको डाल दे रहा हूँ। लेकिन सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और कई लोग लाउडनेस ज़्यादा पसंद करते हैं, कई लोग डायनेमिक्स उतार चढ़ाव सॉन्ग में ज़्यादा होने चाहिए वो पसंद करते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो ओवरऑल लोग लाउडनेस को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सॉन्ग को मास्टरिंग कर सकते हो और ओवरऑल जो आपका अच्छा आउटपुट है वो आप बना सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरी रीच ज़्यादा लोगों तक बनेगी तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।